नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी आगे की वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 40 टू 45 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं उनके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इससे पहले मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं और मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि आपके क्या ऑप्शंस रह सकते हैं टू इंक्रीज़ योर मनी टू बीट द इन्फ्लेशन। आप यूजुअली क्या करते हैं या जनरली लोग जो हैं वो क्या इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शंस ऑलरेडी चुनते हैं या लेके बैठते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूजुअली जब एक इंसान 40 या 40 प्लस हो जाता है तो वो जनरली सेफ़ स्ट्रैटेजी ही यूज़ करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। यूजुअली लोग क्या सोचते हैं कि पीएफ ले लेते हैं, या पीएफ नहीं तो आरडी ले लेते हैं, या आरडी नहीं तो एफडी करा लेते हैं। अब प्रोविडेंट फंड जो है, अगर आपने ये लिया हुआ है तो इस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 7% के अराउंड इतना ही इंटरेस्ट इस पर मिलने वाला है। अगर आपने आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट लिया तो इसमें आपको 6.7 से लेके 7% तक इंटरेस्ट जो है लॉन्ग टर्म में मिलेगा। एंड अगर आपने एफडी किया सो एफडी का भी जो रेट है वो 7 to 7.5% जो है आज का रेट जो है वो देखने मिल रहा है। बट इन्फ्लेशन जो है वो कितनी है? इन्फ्लेशन जो है हमारी कंट्री में दैट इज़ अराउंड 6% एंड अबव। अब ये जो इन्फ्लेशन का फिगर है 6%, इसमें बहुत सारी इन्फ्लेशन जो है, बहुत सारी महंगाई जो है वो कवर्ड नहीं है। जैसे कि मेडिकल इन्फ्लेशन इज़ अराउंड 15%। एंड एजुकेशनल इन्फ्लेशन जो है या एजुकेशन के ऊपर जो आजकल पेरेंट्स खर्चा कर रहे हैं उसकी तो बात भी हम ना करें तो बेहतर होगा। इन शॉर्ट जो आपको इन्फ्लेशन का फिगर बताया जाता है 6% या 7%, वो बिल्कुल भी ऐसा फिगर नहीं है जो हमें डेली लाइफ में हम फील करें, बल्कि हमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा फील हो रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इस इन्फ्लेशन के जो फिगर है उसमें नहीं लिया है। अगर आप पीएफ में आरडी एंड एफडी ऑप्शन चूज़ करते हैं फॉर इन्फ्लेशन, यस सेफ़ हैं, रिस्क फ्री हैं, मगर इसमें आपका पैसा जो है वो बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होगा, इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा। मतलब आज जो आप पैसा इसमें डालेंगे वो 10 साल बाद या 20 साल बाद उतना ही रहने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आपके एक्सपेंसेस कल को चल के बढ़ते हैं या आपके कोई भी ड्रीम्स हैं लाइक अ लग्जरी कार या बड़ा घर, वो सारी चीज़ें आप नहीं पूरा कर पाएंगे क्योंकि आपका जो पैसा है वो बस सिक्योर हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, पर बढ़ बिल्कुल भी नहीं रहा है। आप क्या कर सकते हैं? अब बहुत कम लोग जो है वो इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, मगर ये ऑप्शन जो है हमें चूज़ करना ही चाहिए। इनफैक्ट हर इंसान को चूज़ करना चाहिए जो एक पर्टिकुलर एज के ऊपर जा चुका है। वाई? क्योंकि सिंपल सा फैक्ट है, अगर आप आज जो आपकी पोजीशन है इससे बेहतर अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ हो, आपके सारे जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो, गोल्स पूरे हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तब वो सारी चीज़ें हो पाएंगी अगर आप इस ऑप्शन को कंसिडर करेंगे। वो क्या ऑप्शन है? वो बिल्कुल भी एक डिफरेंट चीज़ नहीं है जो मैं बोलने वाली हूँ, सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट। अब बहुत लोग बोलते हैं अरे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करो ना, एक पर्टिकुलर स्टॉक ले लो, वो देखो कितना भाग गया, वो 6 गुना हो गया। अब सब लोगों को स्टॉक्स की नॉलेज नहीं होती, सब लोग जो हैं वो इतने नॉलेजेबल नहीं हैं कि उनको हर एक स्टॉक की एक डिटेल नॉलेज हो, उसके फंडामेंटल्स पता हो, उसके टेक्निकल्स पता हो, क्योंकि भाई हम सबको और भी तो काम है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है। एवरीबडी डजंट हैव दैट नॉलेज। दैट इज़ वाई म्यूचुअल फंड जो है एक बहुत अच्छा तरीका बन सकते हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना पैसा लगा सकते हैं एंड ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसी एसेट क्लास है जो आपको शानदार ग्रोथ देती है एंड इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करती है। अब बहुत लोग बोलते हैं यार प्रॉपर्टी भी तो है, प्रॉपर्टी में लगा लेते हैं। तो प्रॉपर्टी मैं आपको पूछती हूँ कि क्या प्रॉपर्टी आपकी 20 लाख में आ जाएगी? कोई अच्छी प्रॉपर्टी आपको जो लग रहा है कि हाँ ये 10 साल में बढ़ सकती है, वो 20 लाख में आ सकती है, 30 लाख में आ सकती है। आजकल प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है वो आसमान छू रहे हैं।
और 20-30 लाख में आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जो आपको लगता है अच्छी भी और मेरे बजट में भी। करोड़ों में प्रॉपर्टी प्राइसेस चले गए हैं। सो म्यूचुअल फंड एक ऐसा एसेट क्लास है जहाँ आप अगर बिना नॉलेज के भी आएंगे तो भी ठीक है। अगर आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ किया रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद, तो आपको एकदम टेंशन फ्री होकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आपको किसी स्टॉक की नॉलेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मैनेजर उसको हैंडल करेगा। प्लस आपको करोड़ों रुपए का भी निवेश लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी सी SIP भी अगर शुरू करेंगे या आपके पास अगर लमसम है, अगर आप उससे भी शुरू करेंगे तो भी आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। ओके, सो हम किस बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं? म्यूचुअल फंड पे जो है ये टॉपिक बेस्ड होगा कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे अपना पोर्टफोलियो जो है वो बना के चल सकते हैं। अब अगर मैं रिटेल ट्रेडर हूँ, मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग अगर करूँ इक्विटी में, नो डाउट अगर मेरे पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है या मैं कंपनी की इन्फॉर्मेशन जानती हूँ, मैं इसके अंदर काम करती हूँ, मुझे पता रहेगा कि वो स्टॉक अच्छा करेगा, तो वो सब ठीक है। मगर अगर मुझे कोई नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, स्टॉक के बारे में, तो वो 1 शेयर या 2 शेयर जो है बहुत रिस्की रह सकते हैं। हो सकता है आप जो सोच रहे हैं वैसे रिटर्न्स आपको ना मिले। मगर म्यूचुअल फंड जो है ये आपको बास्केट अप्रोच देता है। 60 से 70 स्टॉक एक म्यूचुअल फंड के अंदर होते हैं। सो गुड डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। एंड प्लस जिसको आप पैसा दे रहे हैं वो कंपनी, वो फंड मैनेजर जो है बहुत, उसका 20-30 सालों का एक्सपीरियंस रहता है। उसका काम ही होता है कि कंपनी को स्टडी करना और आपका पैसा जो है सेफली ग्रो करना। सो इससे आपका रिस्क भी मैनेज हो जाता है। अब अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें कि यार अब क्या करें, ले क्या अच्छा म्यूचुअल फंड तो बताओ कोई। सो अगर आप 40 to 45 की उम्र में हैं, आप मिड कैप कैटेगरी भी ले सकते हैं, आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं और आप फ्लेक्सी कैप भी चुन सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे यार मिड एंड स्मॉल तो बहुत डेंजरस हो गया, 40-45 में तो मैं रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाला हूँ, मुझे बहुत सेफ म्यूचुअल फंड्स दो। अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे पास बहुत कम पैसा है, तो अगर कम पैसा है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी जाके वो बड़ा पैसा बनेगा। स्मॉल एंड मिड में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, बहुत अच्छा पैसा जल्दी से ग्रो करता है। और अगर आपकी SIP छोटी है या लमसम का अमाउंट छोटा है तो आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं। मगर आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप मिड एंड स्मॉल को अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि रिस्क जो है उसमें बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ओके, अगर मैं छोटी सी SIP 5000 रुपीज़ से शुरू करूँ म्यूचुअल फंड्स के अंदर, सो मिड कैप में कितना होगा? 2000 रुपीज़ जो है मैं मिड कैप को दे सकती हूँ, 2000 रुपीज़ जो है मैं स्मॉल कैप को दे सकती हूँ, एंड फ्लेक्सी कैप में 1000 रुपीज़ जो है हम लगा के चल सकते हैं प्रति महीना। अब अगर आप बोलते कि SIP का अमाउंट 30,000 है, 40,000 है, तो मैं आपको डिफरेंट पोर्टफोलियो बना के देती कि क्या आपके लिए सही रहेगा। मगर क्योंकि SIP अमाउंट जो है वो बहुत छोटा है, 5000 रुपीज़ का ही है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए या इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, तो मैं यही आपको रेकमेंड करूँगी कि आप मिड एंड स्मॉल भी अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें, तभी आपको एक अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने मिलेगी। ओके, मिड कैप जो है उसमें कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं? सो आप मोतीलाल ओसवाल को कंसिडर कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। HDFC जो है, HDFC अपॉर्चुनिटी मिड कैप फंड, ये भी एक अच्छा है। अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बन रही है। इसका मतलब कि जो मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स यहाँ लिखे हैं ये पत्थर की लकीर नहीं कि आपने जाके इनको ख़रीद लेना है। प्लीज़ 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 अपनी रिसर्च खुद से करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें एक बार निवेश करने से पहले, क्योंकि पैसा आपका है, बनेगा तो आपका ही बनेगा और अगर गिरेगा टूटेगा तो आपका ही बनेगा। सो बी वेरी केयरफुल जब आप पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि ग्रोथ तो बहुत अच्छी देखने मिलती है मगर रिस्क जो है वो भी सबसे ज़्यादा होता है अगर हम किसी भी एसेट क्लास के हिसाब से बात करें तो। आप अगर कोई और म्यूचुअल फंड देखना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने बेस्ट एग्जांपल्स कोट करने की कोशिश की है इन द मिड कैप कैटेगरी। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं
तो स्मॉल कैप में आप SBI चुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप थोड़े से डेंजरस होते हैं, उनमें रिस्क जो होता है काफ़ी हाई होता है। तो भाई क्यों ना हम SBI ले लें। SBI का नाम है, रेप्यूटेशन है, ट्रस्ट है, तो कंपनी अगर भरोसेमंद ले ली तो होपफुली लंबे समय में पैसा जो है वो काफ़ी शानदार बन जाएगा। आप क्वांट भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ भी मैंने जो 2 आपको एग्जांपल दिए हैं, अगेन नो रिकमेंडेशन, सिर्फ एजुकेशन के लिए ये मैं आपको बता रही हूँ। एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए हम बता रहे हैं कि कैसे पैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ आप लगा सकते हैं। फ्लेक्सी कैप जो है उसमें आप पराग पारेख को देख सकते हैं। पराग पारेख के अलावा आप कोटक भी देख सकते हैं। ये भी मैंने 2 कंपनीज या 2 AMCs की बात करी जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं इन द फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज, क्योंकि अगेन दोनों के पास रिटर्न्स बहुत ही अच्छे देखने मिल रहे हैं। ओके, मिड कैप में ऑन एन एवरेज कितना बन जाता है? ऑन एन एवरेज 20% तक के आप रिटर्न्स देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर, इतने बन जाते हैं मिड कैप में। स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूँ तो 30% भी बना है, लेकिन चलो ऑन एन एवरेज मैं मान लूँ 20 से लेकर 22% तक की रिटर्न्स जो है वो देखने मिल जाती हैं। और अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूँ तो आपको 18 से लेकर 20%, 18 से लेकर 20% के रिटर्न्स जो है वो देखने मिल सकते हैं। अगेन आप बोलेंगे अरे मेरे पास तो एक ऐसा फंड है जो इससे ज़्यादा रिटर्न कमा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड बहुत म्यूचुअल फंड्स जो हैं इन जो मैंने एवरेज रिटर्न्स दिए इससे बेहतर कर रहे हैं, मगर मैंने आपको एक इंडस्ट्री एवरेज दिया है कि अगर आप ये नहीं आप कोई और भी फंड लेंगे तो मोटा माटी जो है लॉन्ग टर्म में आपको इस प्रकार रिटर्न जो है वो देखने मिलते हैं इन कैटेगरीज़ के अंदर। अगेन मैं आपकी होप्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, मैं आपको हमेशा एक कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करने बोलती हूँ कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम बेयर मिनिमम से करेंगे, हम लीस्ट रिटर्न से करेंगे, ताकि आपको आगे चल के ज़्यादा ही पैसा, जो एक्चुअल पैसा आपका बन रहा है वो इससे ज़्यादा ही बने, जो हम बोर्ड पर कैलकुलेशंस करते हैं उससे ज़्यादा बने, तो आपको ज़्यादा खुशी होगी उससे। ओके, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर मैंने 5,000 रुपये की SIP शुरू की, इन 3 म्यूचुअल फंड्स में बांटा, तो मेरा पैसा कितना बन सकता है। अगर मैंने 5,000 रुपीज़ की SIP की और मेरे रिटर्न्स ऑन एन एवरेज 16%, देखिए अब तो मैं 20% भी नहीं ले रही हूँ, मैं तो 16%, इससे भी कम रिटर्न से कैलकुलेशन कर रही हूँ कि अगर मेरे 16% रिटर्न्स बने लंबे समय में और टाइम जो है वो मैं अगर 20 सालों का लूँ, ठीक है, और एवरी ईयर अगर हम स्टेप अप करें 10% से, है ना, क्योंकि कर सकते हैं, आपकी जॉब है, आपके बिजनेसेस हैं, 10% का स्टेप अप तो हर साल बनता ही है। तो अगर आप 5,000 की SIP से शुरू करते हैं और एवरी ईयर 10% का स्टेप अप करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि बढ़ाना चाहिए, कोशिश करें बढ़ाने की, लेकिन अगर नहीं भी बढ़ता कोई बात नहीं, जो रिटर्न्स हैं हम 16% ले रहे हैं, होपफुली रिटर्न्स इससे मच मोर मिलेंगे, मगर कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए मैं ये ले रही हूँ। टाइम 20 ईयर्स है, तो आपका पैसा कितना बन जाएगा? आपका पैसा बन जाएगा 1.4 करोड़। एंड अगर मैं 25 सालों में देखूँ तो 25 सालों में आपका पैसा बन जाएगा 3.4 करोड़। कंसिडरिंग आप हर साल जो है स्टेप अप कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा और बढ़ा रहे हैं, इतनी रिटर्न्स मिल जाए तो आपके इतने पैसे जो है वो बन जाएंगे लंबे समय में। आई होप आपको वीडियो समझ में आई, आई होप आपको समझ में आया कि इन्फ्लेशन जो है वो सबको काटने बैठी हुई है। एंड विद द इंक्रीज इन टैक्सेशंस आप देख रहे हैं टैक्स में कहीं छूट नहीं मिल रही है, महंगाई जैसे कि तैसी है, बस बढ़ती ही चली जा रही है। आपको अपनी बुद्धि लगानी है और आपको अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुनना है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरे बजट में प्रॉपर्टी है, क्या मुझे पता है प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कहाँ बढ़ती है, कहाँ अच्छे से ग्रोथ मिलती है, कहीं वो पैसा मैंने लगाया अटक ना जाए, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में ये भी होता है। सो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, थिंक अबाउट दैट। एंड मैंने आपको बता दिया कि म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा ज़रिया होते हैं अगर आप पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छी मिलती है कि आप इन्फ्लेशन को वेरी इजीली बीट कर सकते हैं और आगे चल के
आप पैसा कमा सकते हैं। डिस्क्लेमर कि ये जो पोर्टफोलियो है आपको ऐसा ही डिट्टो सेम कॉपी नहीं करना है। आपका जैसा भी आपने बनाया होगा बहुत सोच समझ के बनाया होगा, अपने रिस्क के हिसाब से रखिए। बस ये है कि कम पैसा है तो थोड़ा रिस्क आपको लेना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, प्रोवाइडेड आप लंबे समय के लिए मार्केट में उतर रहे हैं तो। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड give a thumbs up also. Thank you so much. Bye.